अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कल संडे रात को 8:15 PM 8:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के अल क्लासिको है। तो आज की वीडियो में हम अल क्लासिको के बारे में बात करेंगे कि कैसे दोनों टीम्स की लाइनअप शेप अप कर सकती हैं और दोनों टीम्स के कौन से प्लेयर्स मिसिंग है, क्या इंजरी क्राइसिस है उनके, और क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस और क्या गेम प्ले दोनों टीम्स का हो सकता है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना की। बार्सिलोना के क्या इंजरी क्राइसिस चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा बादशाह का जो लॉस है वो है रफीनिया का। अगर हम 1 से 2 दिन पहले की रिपोर्ट देखें तो ये सब कुछ ये इंडिकेट करते कि रफीनिया अपीयर होंगे ला लीगा के मैच अल क्लासिको में, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी में सेटबैक हुआ है। वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे इवन टीम के साथ, मगर उनको इंजरी में सेटबैक हुआ और टेस्ट के बाद कह रहे हैं 1 मंथ ऑलमोस्ट वो और आउट रहेंगे। तो ये बार्सिलोना का लिए बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि उनकी प्रेजेंस टीम में ऑन द बॉल ऑफ द बॉल वो एक प्रॉपर लीडर है रफीनिया। वो अपना सब कुछ देते हैं, तो उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेक कर रहे हैं पिछली सीज़न की जितनी भी बड़ी गेम्स थी इंक्लूडिंग ऑल अल क्लासिकोस। तो रफीनिया का लॉस बहुत बड़ा। उसके अलावा लेवेंडोस्की और डैनी ओल्मो अभी तक इंजर हैं। तो अटैकिंग एरियाज़ में हमारे प्लेयर्स काफ़ी इंजर हैं। ये बार्सिलोना के लिए थोड़ा सा वरिंग साइन होगा। तो इसको बार्सिलोना कैसे रिकवर करेगी इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। उसके बाद अगर हम डिफेंस में और मिडफील्ड में आए तो फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा सा कोई इशू हुआ था, इंजरी नहीं मगर उनका कोई स्टमक का इशू हुआ था, लेकिन आई गेस वो रिकवर कर जाएंगे और वो अपीयर होंगे। और इसके बाद अगर हम देखें कुंडे को भी एक नॉक ट्रेनिंग में कोई नॉक मिला था और उसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कि मे भी वो डाउट हों, लेकिन अब रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि ही विल रिकवर। छोटा मोटा नॉक था, कुछ नथिंग सीरियस, तो वो भी वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जॉन गार्सिया रिकवर नहीं कर पाए, वो भी मिसिंग हो गए बार्सिलोना की तरफ से। अब हम रियल मैड्रिड की बात करें तो अलाबा को एक और सेटबैक आया हुआ है इंजरी में। उनकी डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं। अलाबा को सेटबैक आया हुआ है, रूडिगर की इंजरी ज़रा लंबी है। और उसके बाद हम बात करें तो असेंसियो को भी जुवेंटस वाले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था उन्होंने और फिर वो भी डाउटफुल थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे वापस। अब जो प्लेयर्स उनकी इंजरी से वापस आ रहे हैं वो है डीन हर्सन, डैनी कार्वाहाल और ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड। अब दोनों राइट बैक्स वापस आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली फुली फिटनेस में नहीं होंगे वो लोग। तो वो भी देखेंगे चाबी अलोंसो उनको किस तरह हैंडल करते हैं। लेकिन डीन हर्सन, डैनी कार्वाहाल और ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड तीनों वापस आ रहे हैं। नहीं डिफेंस में उनकी इंजरी से वापस आ रहे हैं, फुली फिटनेस नहीं होगी मगर वो कुछ मिनट्स खेल सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो उनका डैनी कैबलोस भी इंजरी से वापस आ गए और वो भी बार्सिलोना के खिलाफ अवेलेबल होंगे। तो गुड न्यूज़ रियल मैड्रिड की साइड से काफ़ी है कि उनके प्लेयर्स इंजरी से वापस आ गए हैं। फुली फिटनेस नहीं है लेकिन स्टिल वो अपीयर कर सकते हैं और कुछ मिनट्स खेल सकते हैं। तो ये रियल मैड्रिड के इंजरी क्राइसिस थे। अब अगर हम बात करें लाइनअप्स की तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना की तकरीबन हमें सिमिलर लाइनअप देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अटैक में चेंज हो सकता है। हम बात करते हैं स्टार्ट से। ऑब्वियसली सेजनी कीपर, क्योंकि जॉन गार्सिया और टर स्टेजन दोनों नहीं खेल रहे। सेजनी कीपर होगा। तो लास्ट सीज़न बड़ी गेम्स में उन्होंने डिलीवर किया था, लेकिन इस सीज़न अभी तक नहीं कर पा रहे। लेकिन बार्सिलोना होप करेगा कि वो स्टेप अप करें, अपना एक्सपीरियंस लेके आएँ गेम में, और जो उन्होंने ओलंपियाकोस के खिलाफ मिस्टेक्स की थी वो दोहराए ना वो। उसके बाद हम देखें तो बैक फोर आई गेस वो ही रहेगी जो ओलंपियाकोस के खिलाफ था, क्योंकि हमें पता है कि हांसी फ्लिक का जो मेन आइडियोलॉजी ऑफ प्ले है वो हाई लाइन है, और हाई लाइन में इस वक्त जो बार्सिलोना के प्लेयर्स बिल्कुल सही सेटल करते हैं वो कुबारसी और एरिक गार्सिया ही है। तो मेरे ख्याल से यही दोनों खेलेंगे। रोहो बादशाह फैंस की नज़र में वो ज़रा अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो लास्ट मिनट विनर मारा, लेकिन स्टिल डिफेंसिवली वो हाई लाइन को उस तरह अडॉप्ट नहीं कर पाए अभी तक। और ये बहुत बड़ी गेम है, सीज़न का फर्स्ट अल क्लासिको है। ये जीत के हम टेबल पे ऊपर भी आ सकते हैं। बार्सिलोना टेबल पे ऊपर आने की कोशिश भी करेगा, तो वो लोग मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेंगे और एरिक गार्सिया और कुबारसी को ही खिलाएंगे। और जो सेकंड रीज़न मेरे ख्याल से वो यही पेयर सेंटर बैक्स का खिलाएंगे, वो ये है कि जब एरिक गार्सिया खेलता है तो वो लेफ्ट सेंटर बैक खेलते हैं और कुबारसी राइट सेंटर बैक। जब रोहो आता है तो फिर रोहो राइट हो जाता है और कुबारसी को लेफ्ट खेलना पड़ता है, जहाँ उनकी क्रिएटिविटी जो है वो डाउन हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि लास्ट सीज़न इनीगो मार्टिनेज और कुबारसी बहुत बार्सिलोना के बहुत अहम क्रिएटर्स थे। उनके वो आगे पासेस जो वो थ्रू बॉल फेंकते थे और वो लाइन्स के बीच में पास ढूंढते थे, वो बहुत अहम थे। तो अब इनीगो मार्टिनेज तो है नहीं। तो जब हम कुबारसी को सीज़न के स्टार्ट में जब बार्सिलोना वाले लेफ्ट सेंटर बैक लाते हैं तो उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत लिमिटाइज्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से एरिक गार्सिया वहाँ खेलते हैं, तो ऑब्वियसली एरिक गार्सिया
मतलब एक बहुत अच्छे डिफेंडर हैं भी, लेकिन वो एक ये ऐसे दे देते हैं, कुबारसी अपनी नेचुरल पोजीशन में खेलते हैं और वहाँ फिर ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में। इसके बाद कुंडे आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मेरे ख्याल से कुंडे ही खेलेंगे क्योंकि वो बहुत रिलायबल सेंटर बैक है। हम कह सकते हैं रोहो सेंटर बैक में आ जाओ, एरिक गार्सिया तो स्टार्ट करेगा, वो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एरिक गार्सिया स्टार्ट नहीं करेगा। एरिक गार्सिया तो स्टार्ट करेगा, राइट बैक हो या सेंटर बैक, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंस इस चीज़ की यही बन रही है कि एरिक गार्सिया सेंटर बैक, वही बैक लाइन पूरी बाल्डे, एरिक गार्सिया, कुबारसी और कुंडे। उसके बाद मिडफील्ड में आ जाएँ, फ्रैंकी को रेस्ट इसी वजह से दिया था ओलंपियाकोस के खिलाफ कि वो ये गेम भी उन्होंने खेलनी है, तो होपफुली फ्रैंकी को जो इशू चल रहे हैं तो इससे उनकी सेहत को लेके वो भी ठीक हो जाएंगी। तो फ्रैंकी और पैड्री और आगे फर्मीन लोपेस ने अपनी जगह पक्की की है और डैनी ओल्मो नहीं है इसकी वजह से, तो और उनकी जगह 100% पक्की है कि वो स्टार्ट करेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा कि आगे वाले 3 क्यों होंगे। यमाल कंफर्म है, अब रैशफोर्ड स्ट्राइकर खेलेगा और ड्रो फर्नांडिस वो ओलंपियाकोस वाली टीम भी हो सकती है, या फेरन टोरेस को स्ट्राइकर करके रैशफोर्ड को लेफ्ट साइड पे खिला सकते हैं। अब ये श्योरली डिपेंड करता है हैंसी फ्लिक के डिसीजन पे, क्योंकि ड्रो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वो ओलंपियाकोस थी, यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ स्टेक्स डिफरेंट हैं, तो वो टोटली उसकी चॉइस होगी कि वो किस तरह शेप अप करता है और किस तरह। शेप तो सेम है ऑब्वियसली, लेकिन किसको स्टार्ट पता है किसको नहीं। फैंटोज इंजरी से वापस आ रहे हैं, लेकिन होपफुली फिटनेस उनकी होगी। ओलंपियाकोस के खिलाफ भी रिस्क नहीं लिया था हैंसी फ्लिक ने उनके साथ, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि हैंसी फ्लिक फेरन टोरेस को स्टार्ट करा के रैशफोर्ड को लेफ्ट साइड पे करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें अब रियल मैड्रिड की, तो थियागो कोर्तोआ कीपर और फिर लेफ्ट साइड पे कैरारेज जो कि पहला क्लासिको खेलेंगे अपना, फिर डीन हेल्सन और फिर आगे मिलिटाओ, और फिर मिलिटाओ या सेंसियो में से मेरे ख्याल से मिलिटाओ को ही वो खिलाएंगे। और उसके बाद राइट बैक पे वेलवर्डे को भी वो देख सकते हैं, लेकिन वो ये भी कर सकते हैं एक हाफ टीम डैनी कार्वाहल और ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को खिला लें, लेकिन ये उनकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर वेलवर्डे के अगर चांसेस ज़्यादा हैं तो फिर वेलवर्डे खेलेंगे। मिडफील्ड में अगर आप आ जाएँ तो मिडफील्ड अगर वेलवर्डे राइट बैक खेलते हैं तो मिडफील्ड ट्रियो उनका पक्का है, चाउमैनी, आर्दा गुलर और बेलिंगम। आर्दा गुलर इस साल जो उनके लिए इस सीज़न जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो ऐसे ही जैसे बादशाह के लिए पैट्री दे रहा है, बहुत लीथल है उनकी गेम के लिए, पूरी गेम का फ्लो उसके थ्रू चलता है। आर्दा गुलर तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। और ये मिडफील्ड का बैटल बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा इस दफ़ा, क्योंकि हम देखें चाउमैनी वो एक डिस्ट्रॉयर है, वो आपको अच्छे टैकल्स देखे, वो डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बॉल गेम रीडिंग उसकी बहुत अच्छी है। तो फिर आगे हम देखें आर्दा गुलर, वो टोटली आपकी गेम का टेम्पो कंट्रोल करता है। रियल मैड्रिड के सीज़न लास्ट सीज़न यही रियल मैड्रिड लैग करी थी कि उनका मिडफील्ड में कोई गेम टेम्पो करने वाला, कंट्रोल करने वाला गेम का टेम्पो कोई प्लेयर नहीं था, लेकिन इस सीज़न उनको वो आर्दा गुलर की फॉर्म में मिला और आर्दा गुलर ने डिलीवर भी किया है। अभी आप जुवेंटस वाला मैच देखें तो उसने प्रॉपर एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है, कोई गोल असिस्ट के बगैर वो मैन ऑफ द मैच था। क्यों था? उसने पूरा गेम का टेम्पो संभाला था। जुवेंटस को हराना कोई आसान नहीं था। जुवेंटस हम कह सकते हैं अपनी पीक पे नहीं है, लेकिन स्टिल जुवेंटस इज़ अ वेरी गुड साइड। तो लेकिन उनकी जो मिडफील्ड को जिस तरह आर्दा गुलर ने संभाला था रियल मैड्रिड की टीम को, वो अप्रिशिएटेबल है। उसके बाद जूड बिलिंगम अब वापस आ चुके हैं इंजरी से, उन्होंने गोल भी किया है, कॉन्फिडेंस हाई है, सोशल मीडिया पे वो भी पोस्ट कर रहे हैं, तो अच्छे मूड में है वो भी। होपफुली वो भी अच्छा खेलेंगे और वो आपको पता है वो एक एक्स्ट्रा अटैकिंग मैन देते हैं इन द बॉक्स ड्यूरिंग द अटैक, तो वो भी बहुत क्रूशल है। फ्रंट 3 मेरे ख्याल से रोड्रिगो को चांस है कि वो स्टार्ट करेंगे, तो फ्रंट 3 यही होगा कि विनीसियस, एम्बाप्पे और मास्टेरानो। अब यहाँ हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो रोड्रिगो है वो स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। अब 3 राइट फुटेड एक साथ और 3 वो बंदे जो प्रेस नहीं करते, मेरे ख्याल से चाबी अलोंसो ये बिल्कुल नहीं करेगा। चाबी अलोंसो की साइकी ये है कि आप प्रेस करो, कि जब वो गोल किक मारते हैं वहाँ से प्रेस करो। और एम्बाप्पे और विनीसियस इस सीज़न बेहतर कर रहे हैं पिछले सीज़न से, लेकिन स्टिल मास्टेरानो का होना ज़रूरी है। एक लेफ्ट फुटेड भी होगा एक वो प्लेयर, और वैसे भी वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेस कन्विंसिंग हैं, तो मेरे ख्याल से वो स्टार्ट करेगा। तो ये होगी रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप। अब हम थोड़ा सा मैच के बारे में ओवरऑल बात करें तो ये मैच थोड़ा सा स्पाइसी हुआ लास्ट सीजन के बनिस्बत। अगर हम देखें क्यों हुआ है, ये माल के रिसेंट एक इंटरव्यू परसों उसने दिया था स्पेनिश टीवी को, और उसमें ये माल ने कुछ बातें ऐसी की जो रियल मैड्रिड प्लेयर्स को बहुत बुरी लगी, और रिपोर्ट्स यही आ रही कि रियल मैड्रिड प्लेयर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं उस बात से। उन्होंने ओब्वियसली उसने कुछ इस तरह की बात की थी कि रॉबरी, रियल मैड्रिड रॉब करते हैं और उन्होंने पहले भी किया हुआ है, और वो स्टिल वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो जमाल का एटीट्यूड ऐसा है। अब मतलब आप उसको ब्लेम भी करो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी, लेकिन वो ऐसा ही है। वो सोशल मीडिया भी हर मैच से पहले परफॉर्म करता है।
उसकी आदत है वो यैप करता है चीज़ों के बारे में। तो पर्सनैलिटी के बाद मैसी के बारे में देखें तो मैसी बिल्कुल हम्बल टाइप से था, वो कुछ बोलता नहीं था, वो ऑन द पिच बस खेलता था अपना। लेकिन यमाल एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है, वो बातें करता है, बातें लगाता है अगलों को। तो अब ये चीज़ रियल मैड्रिड वालों को ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी हो सकती है उनके लिए, और फिर ऑब्वियसली उन पर प्रेशर भी ज़्यादा रियल मैड्रिड वालों पर, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 4 एल क्लासिकोस वो हारते आ रहे हैं। फिर चाबी अलोंसो का पहला एल क्लासिको है, बहुत कुछ एट स्टेक है, उन टॉप ऑफ द टेबल है, उनको वो पोजीशन अपनी इस पोजीशन पे रहना है, तो उनको दोबारा ये मैच भी जीतना पड़ेगा और गैप अपने और बार्सिलोना के बीच में ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ एट स्टेक है फॉर रियल मैड्रिड, सिमिलर फॉर बार्सिलोना, उन पर भी प्रेशर है। रियल मैड्रिड को एक्स्ट्रा प्रेशर ये है कि अपने होम पे है, लास्ट 4 एल क्लासिकोस हारे हैं, और मतलब ये सारा कुछ प्रेशर उन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। लेकिन स्टिल बहुत मज़े की गेम होगी आई होप। अब अगर हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें तो बार्सिलोना की हाई लाइन इस सीज़न काफ़ी एक्सपोज हुई है। हम पीएसजी के खिलाफ देखें तो उतनी मतलब चांसेस उनको मिले थे, वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बार्सिलोना की परफॉर्मेंस कोई खास कन्विंसिंग नहीं थी, बार्सिलोना वो हारी थी। और फिर सेविला वाला मैच ऑब्वियसली किसको नहीं याद, उसमें सिर्फ 3-4 गोल जो पड़े हैं वो ज़्यादा भी पड़ सकते थे। फिर इवन जिरोना के खिलाफ जो मैच था उसमें फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना की हाई लाइन ने बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन जो जिरोना के खिलाफ लास्ट मिनट विनर रोहन ने मारा था, मेरे ख्याल से वो एक सीज़न चेंजर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ऐसे ही मैचेस चाहिए होते हैं एक चैम्पियन टीम को, ऐसे ही मैचेस आपको चैम्पियंस बनाती हैं, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं। तो ये वाला मैच, जिरोना वाला मैच बहुत स्पेशल था। उसके बाद अगर आप देखें तो ओलंपियाकोस के खिलाफ बार्सिलोना की एक बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। थोड़ा सा बीच में पैच आया जिसमें बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी, मगर स्टिल दे रिकवर्ड। फिर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड सीज़न पिछली सीज़न से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब रियल मैड्रिड पोजेशन ज़्यादा रखती है, बॉल ज़्यादा होल्ड करती है, जो कि पिछले सीज़न बिल्कुल नहीं होता। पिछले सीज़न कीपर को बॉल दी, आगे लॉन्ग बॉल, कीपर को बॉल दी, आगे लॉन्ग बॉल, मगर इस दफ़ा ये नहीं है। इस दफ़ा टोटली मिडफील्ड के थ्रू गेम कंट्रोल होती है, और आर्दा गुलर की प्रेजेंस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियल मैड्रिड का ये चीज़ उनकी स्ट्रेंथ है, और मिडफील्ड का जो बैटल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मिडफील्ड के थ्रू ही आप बार्सिलोना की हाई लाइन को ब्रेक कर सकते हो। इस बार्सिलोना की वीकनेस और रियल मैड्रिड को इसको टारगेट करना पड़ेगा, और उनके पास प्लेयर्स हैं, उनके पास पेसी प्लेयर्स हैं। विनीसियस की बात करें या एम्बाप्पे की बात करें, वो रन्स देने में माहिर हैं। और फिर विनीसियस की ऑब्वियसली फॉर्म उस तरह की नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर। और बार्सिलोना की तरफ से हम बात करें तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि फ्रंट 3 कैसे होंगे, कैसे मतलब लेफ़्ट साइड पे कौन खेलेगा, स्ट्राइकर कौन खेलेगा। और मेरे ख्याल से यमाल के बाद अगर यमाल और पैड्री ऑब्वियसली ये वक्त के 2 बेस्ट क्रिएटर हैं, कुबारसी सीजन इस तरह परफॉर्म नहीं करा, तो रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि रैशफोर्ड ने पिछले हर इस सीजन के जितने बड़े मैचेस में सब में डिलीवर किया, रैशफोर्ड डिलीवर कर रहा है। तो कल ये मैच है, तो होपफुली स्पाइसी मैच होगा, मज़ा आएगा, वी विल एंजॉय, और फिर हम इंशाल्लाह मैच के बाद मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।